नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए, बुद्धिमान लड़की जाल में कैसे फंस गई। सोनम कॉलेज से बाहर आकर जैसे ही स्कूटी स्टार्ट करने लगी तो उसकी नजर पड़ोस की दिव्या पर पड़ी। धूप के कारण सिर ढके रिक्शे पर चढ़ रही थी। वह एक सौम्य सी मुस्कान देती हुई हाथ हिलाकर रिक्शा में बैठ गई। दिव्या कॉलेज में उससे 1 साल जूनियर थी। कहने को तो सोनम और दिव्या दोनों पड़ोसिन और हम उम्र थी, परंतु उन दोनों के आपसी रिश्तों में वो प्रगाढ़ता देखने को नहीं मिलती थी जैसे कि हम उम्र लड़कियों में होती है। दोनों के बीच बस औपचारिकता मात्र ही थी। दिव्या ने तो कई बार सोनम की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाया भी था, परंतु सोनम ने ही इस मैत्री की ओर उदासीनता का भाव बनाए रखा। यह देखकर दिव्या ने भी अपने कदम पीछे हटा लिए। जाने अनजाने न जाने क्यों सोनम के दिल में दिव्या के प्रति ईर्ष्या की चिंगारी सी धधकती रहती थी। दरअसल दिव्या के माता पिता बहुत ही खुशमिजाज और मिलनसार थे। वो दोनों दिव्या के दिल के बेहद करीब थे। दिव्या के प्रति उनका व्यवहार मित्रवत था। वह भी अपने मन के हर छोटे बड़े मसले अपने मम्मी पापा से शेयर करती थी। जरूरत पड़ने पर उनसे राय भी लेती थी। दिव्या के माता पिता भी बहुत प्यार से बातों बातों में ही उसे अच्छे और बुरे की समझ और पहचान भी करना बता देते थे। सोनम को दिव्या की खुदकिस्मती पर ईर्ष्या सी होती थी। इधर उसका परिवार इसके बिल्कुल ही विपरीत था। वह बचपन से ही अपने माता पिता की आपसी कलह और लड़ाई झगड़ा ही देखती आई थी। पहले तो उसकी मम्मी सरिता उच्च शिक्षित होते हुए भी गृहिणी का कर्तव्य निभाना पसंद करती थी। वह उच्च शिक्षित महिला होने के बावजूद अपने घर के प्रति पूरी तरह समर्पित रहना चाहती थी। विवाह के कुछ दिन बाद उसने अपने पति का स्वभाव और रवैया देखा तो वो दंग रह गई। एक पढ़े लिखे उच्च पदासीन इंसान से उसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। उसके पति घनश्याम जी बहुत ही कटुभाषी और अभद्र व्यक्ति थे। घर संसार में उनकी रुचि ही नहीं थी। वह जल विभाग में एक उच्च पद पर कार्यरत थे। गुस्सा उनकी नाक पर धरा रहता था। हमेशा झुंझलाए हुए रहते थे, मानो गृहस्थ जीवन की डोर उन्हें जबरन थमा दी गई हो। उन्हें अपनी पत्नी के प्रति सहानुभूति या प्रेम भाव न के बराबर था। उनके लिए पत्नी केवल एक दैहिक प्यास बुझाने का जरिया मात्र थी। इससे सरिता स्वयं को बहुत आहत महसूस करती थी। शादी के बाद जब सोनम का जन्म हुआ तब सरिता को कुछ आशाबंधी की बच्ची को देख घनश्याम जी के स्वभाव में कुछ परिवर्तन आ ही जाएगा, परंतु इस बार भी सरिता को निराशा ही मिली। घनश्याम के दिल में अपनी कोमल सी बेटी को देखकर भी प्यार का कोई अंकुर नहीं फूटा। उन्होंने अपने आस पड़ोस बेरुखी और बेपरवाही का एक अभेद किला सा बना रखा था। उस किले में प्रवेश करना आसान न था। बस अपने आत्मसम्मान को बलि चढ़ाकर ही उसमें प्रवेश किया जा सकता था। यह देख सरिता ने मजबूर होकर हथियार डाल दिए। वो समझ गई कि घनश्याम पर सुधरने की उम्मीद रखना व्यर्थ है। सरिता एक कॉलेज में नौकरी करने लगी। उसके नौकरी करने की खबर से सोनम की मम्मी और पापा के बीच में तनाव के उग्र रूप ले लिया। दोनों की आपस में तलवातें खींच गई। सरिता भी अपनी जिद पर अड़ गई। उसने घनश्याम से स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि अब तक उसने बहुत सहन कर लिया। अब वह घनश्याम जी की मानसिक, शारीरिक और आर्थिक गुलामी नहीं करेगी। सरिता ने नन्ही सोनम की देखभाल के लिए एक आया को नियुक्त कर लिया। माता और पिता दोनों ही ने अपनी अपनी ईगो के चलते छोटी सी सोनम को नजरअंदाज कर दिया। बेचारी सोनम उन दोनों के शीत युद्ध का शिकार बनकर रह गई। मम्मी पापा का लाड दुलार क्या होता है वह महसूस ही नहीं कर पाई। सरिता के कॉलेज जाने के बाद एक आया शीला सोनम की देखभाल करती थी। इस तरह सोनम का बचपन शीला के रहमो करम पर गुजरने लगा। शीला एक बहुत ही चालाक किस्म की महिला थी। जब तक सरिता घर पर होती तब शीला सोनम को बहुत प्यार से संभालती और बहुत लाड प्यार दिखाती, परंतु सरिता की अनुपस्थिति में वह एकदम कठोर बन जाती थी। सोनम के सारे जरूरी काम पूरे करके वो आराम से मोबाइल से बातें करने में व्यस्त हो जाती। सोनम यदि कुछ मांगती या पूछती तो अनसुना कर देती। इस तरह पलते पलते सोनम बड़ी होती चली गई। अब वह स्कूल जाने लगी।
सरिता ने शीला की जगह सोनम की देखभाल के लिए एक पढ़ी लिखी लड़की रख ली, जो सोनम को स्कूल बस में छोड़ने और लेने भी जाती, उसकी यूनिफॉर्म और स्कूल से जुड़े सारे कामों को देखती, स्कूल से मिला होमवर्क करवा देती। बेचारी सोनम को जो प्यार दुलार मम्मी और पापा से मिलना चाहिए था, उससे वह वंचित ही रह गई। ऐसा नहीं था कि सरिता सोनम से प्यार नहीं करती थी, उसे सोनम से बहुत प्यार और लगाव था, परंतु पति को सबक सिखाते सिखाते वह स्वयं नौकरी के चक्रव्यूह में ऐसी फंसी कि निकल ही नहीं पाई। अब सरिता एक दोहरे पर आ खड़ी हुई थी, उसके पास सोनम के लिए समय ही नहीं बचता था। कॉलेज के साथ घर की सारी जिम्मेदारी भी उसके कंधों पर थी। सोनम बहुत सी बातें अपनी मम्मी से शेयर करने को तरसती, पर छुट्टी के दिन थोड़ा सा समय भी मिलता तो वह काम की थकान से इतना थक जाती कि सोनम की बातें सुनते सुनते या तो उसकी नींद लग जाती या अचानक कोई अधूरा काम याद आ जाता और उठ कर चली जाती। इस तरह सोनम की बात अधूरी ही रह जाती थी। सरिता के पास ऐसे फुर्सत के क्षण कम ही होते थे। सोनम अब इस सब की आदी हो चुकी थी। वह मन में सोच के रह जाती थी। मम्मी की व्यस्तता बढ़ती ही गई और माँ बेटी में दूरियां बढ़ती गई। सोनम अपने पापा के स्वभाव को भी बखूबी जानने लगी थी, इसलिए उसने मम्मी और पापा दोनों पर ही कोई उम्मीद रखनी छोड़ दी, अंतर्मुखी बन गई। ऐसे माहौल में वो बड़ी होती गई। अब वह कॉलेज में पहुंच चुकी थी। घरेलू काम के लिए एक काम वाली रख ली गई। कॉलेज से जाकर सोनम खाना गर्म करके खा लेती थी। हाँ, एक बात जो हमेशा उसके मन को सालती रहती, वो एक तो पापा की बदमिजाजी और दूसरी मम्मी का उसे समय न दे पाना उसके जीवन का सबसे बड़ा दर्द था। सोनम ने अपनी पढ़ाई लिखाई और उसके कॉलेज में होने वाली अनेकों गतिविधियों के बारे में मम्मी और पापा को बताना ही छोड़ दिया, क्योंकि पापा को इन सब में कोई रुचि ही नहीं थी। मम्मी के पास समय नहीं था। मम्मी कभी रात में काम से निर्वित होकर सोनम से उसकी पढ़ाई लिखाई या कुछ अन्य बातों के बारे में चर्चा करने लगती तो सोनम बहुत ही उत्साहित होकर अपनी पढ़ाई लिखाई, कॉलेज और सहेलियों के किस्सों को पोटली खोलने बैठ जाती। सोनम का मन रखने के लिए थकी हुई सरिता सुनने लगती और हाँ हाँ करती रहती। कभी कभी तो सुनते सुनते नींद में ही डूब जाती थी। अक्सर ऐसा बहुत बार हो चुका था। सोनम भी अब बड़ी हो चुकी थी। यह देख उसका मन खिन्न हो उठता। धीरे धीरे उसने मन को समझा लिया और अपनी दुनिया में सिमट के रह गई। उसने समझ लिया था कि उसके परिवार तीनों सदस्यों ने अपने अपने तरीके से रहने के तरीके चुन लिए हैं। उनका घर एक ऐसा पिंजरा था जिसमें तीन अलग अलग तरह के पंछी एक साथ कैद कर लिए गए थे। तीनों आपस में नाखुश थे पर मजबूर थे। पिंजरा बंद था, उड़ नहीं सकते थे। दिव्या के परिवार में व्याप्त सुख शांति व आपसी प्यार सोनम के मन में फांस बनकर चुभता उसके दिल में। दिव्या के प्रति ईर्ष्या की भावना ने न चाहते हुए भी स्थान बना लिया और वह दिव्या की पड़ोसन और हमउम्र होते हुए भी उसके साथ मैत्री की डोर में न बच सकी। घर पहुंचते ही वह बैग से चाबियां निकाल ही रही थी कि दिव्या का रिक्शा भी आ पहुंचा। रोज की तरह दिव्या की मम्मी अपने बरामदे में खड़ी दिव्या की राह देख रही थी। यह उनकी रोज की आदत में शामिल था। बेटी को देखते उसकी मम्मी का चेहरा खिल गया। दिव्या ने गेट से ही चिल्लाकर कहा, मम्मी खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है। यह देख सुनकर सोनम खिन्न सी हो गई और ताला खोलकर अंदर चली गई। रोज की तरह घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। कपड़े बदलकर वह रसोई घर में खाना निकालने लगी। वही रोज की तरह खाने में दाल जो ठंडी होकर जम सी गई थी। सब्जी भी मनपसंद न थी। खाना गर्म करके खाने का इच्छा न हुई। थोड़ा सा खाकर उठ खड़ी हुई। रोज का यही किस्सा था। माँ थकी हुई आकर जब उसका रसोई में उसका अधखाया खाना देखेगी, लगती दबे स्वर में कुछ बुदबुदाने लगती थी। ऐसा नहीं था कि सोनम को खाना बनाना या गर्म करके खाना नहीं आता था। जाने अनजाने वो तो माँ से खाना बनाना तो सीख ही चुकी थी।
पर उसके मन में एक गहरी खिन्नता और उदासीनता अस्थायी रूप में घर बना चुकी थी। उसे न खाना बनाने और न खाना खाने में कोई रुचि रह गई थी। उसकी माँ सरिता भी अब घर और नौकरी के जाल में कुछ ऐसी फंसी कि सोनम से ही दूर होती चली गई। पिता तो पहले ही सोनम के लिए बेगानों जैसे थे। सरिता घर और कॉलेज की जिम्मेदारी के बोझ तले इतना दब गई कि सोनम की ओर ध्यान नहीं दे पाती। सोनम को याद आने लगा कि जब वह कक्षा में प्रथम आती या उसे कोई स्कूल की ओर से कोई इनाम मिलता तो वह कूदती फांदती घर आती। वो बेकरारी से शाम को मम्मी और पापा के आने की राह देखती, पर हमेशा उदासी हाथ लगती। मम्मी थकी हुई होती थी, फिर भी सर पर हाथ फेरकर घर के कामों में लग जाती। पापा के पास जाने से वो बहुत डरती थी, फिर भी हिम्मत कर उत्साहित होकर अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाने पहुंच जाती थी। परंतु उसके पापा अखबार में ही नजर गड़ाए ठीक है कहकर भगा देते थे। धीरे धीरे उसने अपने मन को समझा लिया। अब वह अपना रिजल्ट, स्कूल कॉलेज में मिली सफलताओं के बारे में घर में चर्चा ही नहीं करती थी, न ही कोई उसे इस विषय में पूछता। मम्मी भी अब बढ़ती उम्र और काम की अधिकता के कारण बहुत थकावट महसूस करने लगी थी। कॉलेज से आकर जैसे तैसे रात का खाना बनाती और सुविधा के लिए अगले दिन की तैयारी में जुट जाती थी। मम्मी की एक अच्छी बात यह थी कि वह सोनम को पॉकेट मनी देने में कभी कंजूसी नहीं करती थी। शायद वो बेटी को समय न दे पाने का मुआवजा इस रूप से देना चाहती थी। पापा से तो किसी चीज के लिए पैसे निकलवाना ऊंट के कुछ से गन्ना खींचने जैसा था। मजबूरन कभी कुछ मांगने पर 10 प्रश्न पूछते, फिर फिजूल खर्ची का ताना देते और 100 रुपए मांगो तो बड़ी कठिनाई से 10 रुपए देकर भगा देते। सोनम ने तो उनसे पैसे मांगना ही छोड़ दिया था। सोनम के पापा की एक खासियत यह थी कि अपने बॉस या दोस्तों के लिए पार्टियां देने में दिल खोलकर खर्च करते थे, परंतु पत्नी या बेटी पर खर्च करने पर उनके माथे पर बल पड़ जाते थे। अचानक सोनम का ध्यान कॉल बेल की आवाज से भंग हुआ। वह अपने वर्तमान में लौट आई। मम्मी कॉलेज से लौट आई थी। सोनम को याद आया कि उसे तो कल दयानंद कॉलेज जाना है। वहां अन्य सहपाठियों के साथ उसे भी कुछ प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के लिए चुना गया था। उसने औपचारिकतावश मम्मी को इसकी सूचना देनी थी, क्योंकि वहां अधिक समय लग सकता था। इसके लिए उसे कुछ तैयारी भी करनी थी। रात को डिनर पर उसने धीरे से मम्मी को इस बारे में सूचित कर दिया। पापा उनकी बातों से उदासीन खाना खाने में व्यस्त थे। वह दोनों अभी खाना खा ही रही थी कि घनश्याम जी बहुत ही अशिष्टता से कुर्सी को धकेलते हुए उठ खड़े हुए और हाथ धोकर टीवी देखने में व्यस्त हो गए। अगले दिन सुबह सोनम अपने ग्रुप के साथ दयानंद कॉलेज जा पहुंची। वहां छात्र छात्राओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई थी। सोनम अपने कॉलेज से सांस्कृतिक कार्यक्रमों की लीडर थी। अपने कॉलेज की छात्राओं के बैठने के स्थान की पूछताछ करने के लिए वह आगे बढ़ी। उन्हें किस तंबू में बैठाना है, इसकी पूछताछ कर रही थी, परंतु कहीं से भी ठीक जानकारी नहीं मिल पा रही थी। अचानक एक खूबसूरत सा नवयुवक, शायद वह उसी कॉलेज का था, सोनम की परेशानी को देखकर आगे बढ़कर सामने आया। उस युवक का गौर वर्ण, लंबा कद, प्रशस्त भाल और शरारती आंखें थी। उसने बड़े करीने से बाल संवारे हुए थे। सोनम के कुर्ते पर लगे बैज को देखते हुए बोला, आप तो महादेवी कॉलेज से है ना? सोनम के हामी भरने पर वह बोला, आइए मैं आप सबको आपके बैठने का स्थान बताता हूँ। उस युवक ने उन्हें उनके लिए आरक्षित उनके तंबू में ले जाकर छोड़ आया। सही स्थान मिल जाने पर सोनम ने उस युवक को धन्यवाद दिया। उस पर वह बोला, आप तो हमारे कॉलेज के मेहमान हैं, आप लोगों की परेशानी दूर करना हमारा कर्तव्य है। मैं 4 नंबर के तंबू में ही हूँ, कोई परेशानी हो तो मुझे बता दीजिए। सोनम उसकी बातों से बहुत प्रभावित हो गई। उसने अपने ग्रुप में उसकी चर्चा की तो सब लड़कियां हंसने लगी।
और बोली कि सोनम तू बहुत ही भोली है, जरा सोचो तो, अगर वो हमारे कॉलेज में ऐसे आते तो हम भी उनकी ऐसे ही मदद करते या नहीं। सोनम चुप रह गई। 3 दिन गुजर गए। युवा सांस्कृतिक महोत्सव खत्म होने को था। पुरस्कार वितरण के बाद सोनम भी अपनी सहपाठियों के साथ लौटने को तैयार खड़ी थी। उसके दिल और दिमाग रोहित के बारे में ही सोच रहा था। उसे रोहित की हर बात भा गई थी। उसका मुस्कुराना, चाल ढाल, बातें करने का सभी कुछ प्रभावशाली था। शायद जीवन में पहली बार उसे किसी युवक के पास आने बातचीत करने का मौका मिला था, वरना उसकी जिंदगी तो एक बंद कमरे की तरह थी जिसमें कोई आता जाता नहीं था। उसमें कोई दरवाजे या खिड़की न थी, कोई आवाज भी नहीं देता, बस उदासी और अकेलापन का अंधेरा ही छाया रहता। उम्र का तकाजा भी था, इसलिए सोनम के मन में सुहानी सी भावनाएं हिलोर लेने लगी थी। पहली बार किसी ने इतना अपनापन दिखाया था। खाने के समय जब सभी छात्र छात्राएं उतावले होकर खाना लेने के लिए एक दूसरे को धक्का देकर पहले खाना लेने की कोशिश करने लगे थे, मानो खाना ही खत्म हो जाएगा। सोनम दूर खड़ी होकर यह तमाशा देख रही थी। उसकी सहेलियां भी धक्का लगाकर भीड़ में घुसकर खाना ले आई, पर सोनम सभ्यतावश किनारे ही खड़ी रही। अचानक न जाने कहां से रोहित खाने की प्लेट लेकर सामने आ खड़ा हुआ। वो संकोच में डूब गई। रोहित हंसकर बोला, अरे, हमारे कॉलेज से भूखी जाकर हमें बदनाम करवाओगी? सोनम ने संकोच से प्लेट तो पकड़ ली, पर कुछ कह नहीं पाई। उसका चेहरा लाज से गुलाबी हो गया था। खाना खाकर वह अपनी सारी सहपाठियों से विदा ले अपने घर रवाना हो गई। उसने जैसे ही घर के गेट पर स्कूटी खड़ी करी तो उसे पीछे से कार का हॉर्न सुनाई पड़ा। जब उसने पलट कर देखा तो उसे पीछे वाली कार में रोहित बैठा दिखाई दिया। वह एक मोहक मुस्कान से उसकी ओर देखते हुए बोला, अरे, आप यहाँ रहती हैं? यह कहते हुए वह कार से नीचे उतर आया और सोनम के पास आकर खड़ा हो गया। सोनम का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने सिर हिलाकर हामी भरी। रोहित बोला, मैं तो महावीर नगर में रहता हूँ। मेरे पापा का एक रेडीमेड गारमेंट्स का शोरूम है। बस मैं तो कॉलेज के बाद पापा के साथ ही बिजनेस में उनका सहयोग देने की सोच रहा हूँ। पापा अकेले इतना बड़ा बिजनेस कैसे संभालेंगे? रोहित अचानक बोला, अरे, आप भी तो अपने बारे में कुछ बताइए। सोनम शर्माते हुए बोली, मैं अपने मम्मी पापा की इकलौती बेटी हूँ। मम्मी पापा दोनों ही नौकरी करते हैं और तो मेरे पास कुछ खास बताने योग्य है नहीं। यह सुनकर रोहित हंसते हंसते बोला, अरे वाह, मैं भी इकलौता ही हूँ। हम दोनों की खूब जमेगी। यह सुनकर सोनम शर्मा कर घर के अंदर चली गई। इस नए नए अनुभव के बाद सोनम के मन में अनोखी सी बेचैनी करवटें लेने लगी। उसके मन में एक अनूठे से एहसास की तरंगे उठने लगी। हमेशा की तरह घर में कोई न था। उसने चाय बनाई और अपने कमरे में जा बैठी। वह मन ही मन सोचने लगी कि पता नहीं आज के बाद रोहित से फिर उसकी मुलाकात होगी या नहीं। काश रोहित उसे एक बार फिर कहीं मिल जाए। इस ख्याल से ही वह बहुत रोमांचित हो उठी। किसी ने उससे कभी भी इतने प्यार और अपनापन से बात नहीं की थी। वह स्वयं ही पुरुषों से दूर भागती थी। मम्मी पापा के आपसी संबंधों ने उसके मन की कोमल भावनाओं को झुलसा के रख दिया था। अब तो किसी लड़के से बात करने की उसकी इच्छा ही नहीं होती। उसके घर में हर समय तू तू मैं ही होती रहती थी। वह आज की सारी बातें मम्मी से दिल खोल कर करना चाहती थी, परंतु मम्मी तो घर और कॉलेज के कामों में इतनी व्यस्त थी कि कुछ सुनने का उनके पास समय ही कहाँ था। उसने तो मम्मी को हमेशा उदास और थका हुआ ही देखा था। बहुत जरूरी बातें भी वह चलते फिरते या कोई काम करते करते ही कहती और सुनती थी। ऐसे में सोनम किससे कहे अपने दिल की बात? सब सहेलियां एक दूसरे के घर आती जाती थी, परंतु सोनम अपने पापा के क्रोधी और रूखे स्वभाव के कारण किसी को अपने घर भी बुलाने का साहस नहीं करती थी। वह डरती थी कि कहीं पापा उसे या मम्मी को उसकी सहेलियों के सामने ही अपमानित न कर दें। उसकी सहपाठी ने उसकी खामोशी को देख उसे घमंड समझकर उससे दूरी बनाने लगी थी।
सोनम मन ही मन घुटती रहती कि वह उनकी गलतफहमी कैसे दूर करे। बस उनमें से एक गीता ही ऐसी थी जो उसके दिल के करीब थी। वह उसके पापा के स्वभाव से भी परिचित थी। एक बार उसके सामने ही सोनम के पापा को उसने सोनम की मम्मी को अपमानित करते देखा था। गीता का घर सोनम के घर से बहुत दूर पड़ता था, इसलिए रोज रोज उसके घर जाना भी संभव नहीं था। आज सोनम का मन बेचैन हो रहा था। वह पिछले दिनों हुई अनेक प्रतियोगिताओं में मिलने वाली सफलताओं की चर्चा किसके साथ करे, रोहित के बारे में अपनी भावनाएं किससे साझा करे। समझ नहीं पाती रही थी कि किससे कहे अपने मन की बात। सोनम यथावत कॉलेज जाने लगी। एक दिन अचानक कॉलेज के गेट के बाहर निकलते ही उसे रोहित दिखाई दे गया। अपनी कार के पास खड़ा था। उसे देखते ही वह मुस्कुराते हुए उसकी ओर आ गया। सोनम का दिल जोरों से धड़क उठा। उसने बहुत ही कठिनाई से अपनी भावनाओं को छिपाते हुए रोहित से धीरे से पूछा, आप यहाँ कैसे? रोहित शरारत भरी निगाहों से उसकी ओर देखते हुए बोला, बस ऐसे ही, आपको देखने की बहुत इच्छा हो रही थी, इसलिए इधर चला आया। चलिए आज हम दोनों कॉफी पीने चलते हैं। सोनम असमंजस में थी कि क्या जवाब दे। इतने में ही रोहित बोल उठा, इतनी छोटी सी बात के लिए इतना भी क्या सोचना, चलिए ना। यह कहते हुए रोहित ने लपक कर सोनम का हाथ पकड़ लिया और बोला, आधे घंटे में लौट भी आएंगे, अब मान भी जाओ। रोहित के प्यार भरी जीत को सोनम को मानना ही पड़ा। रोहित के स्पर्श करने से सोनम की शरीर में सैकड़ों बिजलियां अचानक कौंध गई थी। वह अवाक सी मूर्ति बनी कार में बैठ गई। कॉफी हॉट में जाकर सोनम का संकोच धीरे धीरे कम होने लगा था। उधर रोहित बड़े उत्साह से अपने परिवार के बारे में बता रहा था। वह मंत्र मुग्ध सी उसके चेहरे की ओर ही देखी जा रही थी। रोहित बोला, मैं ही इतनी देर से बोलता जा रहा हूँ, आप भी कुछ बात करिए। सोनम मन ही मन सोचने लगी कि रोहित, मैं तुम्हें अपने बारे में क्या बताऊं। मैं तो अजनबियों की एक बस्ती में रहती हूँ, जहाँ सब एक दूसरे की भावनाओं से अनजान हैं, एक दूसरे से बेगाने जीवन बिता रहे हैं। सोनम के मन में एक गहरी टीस उठी। वह उठ खड़ी हुई और बोली, रोहित, अब मुझे कॉलेज लौटना है। अब रोहित को भी मजबूर होकर उठना पड़ा। कॉलेज के सामने सोनम को उतारकर वह चला गया। जाते जाते उसने एक मोहक मुस्कान सोनम पर डाली और तेजी से कार आगे बढ़ा ली। घर में प्रवेश करते ही वही सन्नाटा और उदासी उसे घेरने लगी। उसे बरबस रोहित के साथ गुजारे वो पल याद आ गए। उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसका शरीर उसके साथ था, परंतु उसकी जान रोहित के साथ ही चली गई। कार से उतरने के वक्त रोहित की प्यार में डूबी एक नजर ने उस पर जादू सा कर दिया था। अपना वजूद भूलकर रोहित के रंग में रंगी जा रही थी। यह कैसा एहसास है। अचानक उसकी नजर कमरे में लगे दर्पण पर पड़ी। रूप रंग का भरपूर खजाना होते हुए भी उसका चेहरा कितना फीका लग रहा था। वह हमेशा अपने रूप रंग की ओर उदासीन ही रही। वह अपने बारे में सोच ही रही थी कि अचानक उसे किचन से मम्मी की आवाज सुनाई पड़ी, यह क्या सोनम, आज भी तुम्हारा खाना ऐसे ही पड़ा है? तुमने दूध भी फ्रिज में नहीं रखा, वह भी फट गया। तुम बहुत लापरवाह हो गई हो। मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। सोचा थोड़ी चाय पीकर आराम करूंगी, पर तुम्हें कोई परवाह ही नहीं है। अभी मुझे खाना भी अकेले ही बनाना है। मम्मी को गुस्से में देख सोनम ने दिल में उठते प्यारे से जज्बातों को मन में ही छिपा लिया। वह बुझे मन से किचन में चली गई और मम्मी के लिए मिल्क पाउडर से चाय बनाने लगी। चाय बना वह अपने कमरे में आ गई। वह समझ गई कि उसके मम्मी पापा अपनी अपनी दुनिया, अपने अपने मसलों में ही व्यस्त है। उसके दिल की बातें समझने और सुनने के लिए उनके पास न समय है, न उन्हें दिलचस्पी है। इस दिन के बाद सोनम के जीवन में एक नया बदलाव आ गया। अब उसने स्वयं अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया। वह हर छोटी बड़ी बात
में अपने लिए खुशियां तलाशती। उसने सोच लिया कि वह अब किसी को अपनी खुशियों के आड़े आने नहीं देगी। वह कोई रिमोट से चलने वाला खिलौना नहीं है। बिना किसी परवाह किए अपनी इच्छा से अपनी जिंदगी जिएगी। सोनम के जीवन में एक प्यारा सा अनोखा सा बदलाव आने लगा। वो कॉलेज में सखियों के साथ हंसने बोलने लगी। यही नहीं, गीता के साथ वह अक्सर शॉपिंग करने, ब्यूटी पार्लर जाने का भी कार्यक्रम बनाती। सोनम को कभी भी रुपए पैसे की तंगी तो महसूस नहीं हुई। उसकी मम्मी खुले दिल से उसे पॉकेट मनी देती थी। इस मामले में वो कभी कंजूसी नहीं करती थी। शायद इसके पीछे भी उनकी यह सोच रही होगी कि वह बेटी को समय तो दे नहीं पाती, इसलिए अधिक पॉकेट मनी देकर वह अपने मन में उठते अपराध बोध से उबरना चाहती थी। सोनम अब अक्सर गीता के साथ बड़े उत्साह से शॉपिंग करने जाने लगी। वहां वह नए फैशन के बहुत से कपड़े, सैंडल और पर्स आदि खरीद लेती। दोनों मिलकर कभी चाट और कभी आइसक्रीम खाती थी। एक दिन दोनों ने ब्यूटी पार्लर जाकर फेशियल करवाया। सोनम सुंदर तो थी ही, परंतु अब उसका चेहरा दमकने लगा था। वह स्वयं को आईने में देखकर चकित सी रह गई। सोनम का जन्मदिन 3 मार्च को होता था। अक्सर इस दिन वह अपनी सहेलियों के साथ कॉलेज की कैंटीन में जाकर उन्हें कुछ खिला पिला देती थी। इस बार भी उसने यही किया। उसके मन में टीस सी उठी। वह सोचने लगी कि उसके पापा को शायद उसका जन्मदिन याद भी नहीं होगा। हाँ, मम्मी ही उसके जन्मदिन पर अपने कॉलेज की कैंटीन से गुलाब जामुन और समोसे ले आती है। दोनों माँ बेटी मिलकर खा लेती है। सोनम इन्हीं विचारों में ही डूबी कॉलेज के गेट से बाहर निकली तो चकित रह गई। उसके सामने एक बड़ा सा उपहार लिए रोहित खड़ा था। उसका दिल जोर से धड़क उठा और चेहरा अनोखी खुशी से खिल गया। अचानक से उसे याद आया कि उस दिन कॉफी हट में रोहित ने बहाने से उससे उसके जन्मदिन की तारीख भी पूछ ली थी। उसे देखकर रोहित मुस्कुरा के आगे बढ़ा और उसे जन्मदिन की मुबारक देते हुए तोहफा उसके हाथ में थमा दिया। सोनम संकोच करते हुए इनकार करने लगी, पर रोहित ने एक न सुनी। रोहित ने लपक कर कार का दरवाजा खोलकर उसे कार में बैठने का इशारा किया और बोला, घबराइए नहीं, आज की पार्टी आपकी तरफ से ही होगी। सोनम हैरान रह गई। वह किसी मंत्रपूत सम्मोहन की डोरी से बंधी कार में जा बैठी। रोहित ने कार को एक होटल के सामने रोक दिया। वहां उसने पहले से ही एक केबिन बुक करवाया हुआ था। रोहित ने सब चीजें सोनम की पसंद की मंगवाई। बहुत ही खुशनुमा माहौल में दोनों ने समय बिताया। सोनम को पहली बार अपने जन्मदिन पर इतनी खुशी का अनुभव हो रहा था। पार्टी के बाद रोहित ने उसे कॉलेज के बाहर उतार दिया। सोनम वहां से अपनी स्कूटी पर घर चली गई। सोनम रोहित के ख्यालों में डूबी थी। रोहित ने आज उसके जन्मदिन पर इतनी खुशी देकर उसे फलक पर बिठा दिया था। मम्मी और पापा दोनों ही घर लौट चुके थे। मम्मी किचन में खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। जब सरिता ने सोनम को आए देखा तो वह हमेशा की तरह अपने कॉलेज की कैंटीन से लाए हुए समोसे और गुलाब जामुन लेकर आ गई। उसने सोनम को पुकारा। मम्मी की आवाज सुन सोनम कमरे से बाहर आई तो मम्मी उसे समोसे और गुलाब जामुन खिलाने के लिए आगे बढ़ी और बोली, जन्मदिन मुबारक हो। समोसे की खुशबू पाकर अखबार में डूबे घनश्याम जी का ध्यान भंग हो गया। जब उनकी नजर प्लेट पर पड़ी तो वह ताना कसते हुए बोले, आज यह किस खुशी में पार्टी हो रही है। बिना जवाब की प्रतीक्षा किए उन्होंने बड़ी अभद्रता से सरिता के हाथ से प्लेट ले ली और गपागप खाना शुरू कर दिया। उन्हें तो सोनम के जन्मदिन की याद तक नहीं थी। सोनम और उसकी मम्मी एक दूसरे की ओर देखती ही रह गई। जब उन्होंने भर पेट मिठाई खा ली तब जूठी प्लेट वहीं छोड़कर घर से बाहर निकल गए। रुआसी सी सोनम पिता के इस अभद्र व्यवहार को देख बिना खाए ही सो गई। सरिता का मन भी खिन्न हो गया। किचन समेत वह भी लेट गई। थकान से सरिता को गहरी नींद आ गई। इस घटना के बाद सोनम के दिल में आक्रोश का ज्वारा भट्टा उठ गया था। उसका मन बार बार रोहित के अनकहे प्यार की ओर आकर्षित होने लगा। वह रोहित को लेकर मन ही मन सतरंगी सपने बुनने लगी थी। उसका मन भावी जीवन की कल्पनाओं में डूब जाता।
वह सोचती कॉलेज पूरा करने के बाद वह रोहित के साथ नए जीवन की नई नींव रखेगी। उस दोनों की एक प्यारी सी दुनिया होगी। रोहित का परिवार उसका ही अपना परिवार होगा। वह रोहित के साथ नई दुनिया बसाएगी। वह जानती थी कि उसके पापा साथ दे या ना दे, परंतु मम्मी को तो वह किसी तरह मना ही लेगी। पापा तो यह सुनकर घर में न जाने कौन सा तूफान खड़ा कर देंगे। अब उसने मन ही मन रोहित का प्यार स्वीकार कर लिया। रोहित के लिए वह अपने परिवार के विरुद्ध भी जाने के लिए सोच बैठी थी। वह बचपन से आज तक उनके लाड प्यार को कितना तरसी थी। उसके मम्मी पापा दोनों ने ही अपना अपना रास्ता चुनकर जीने की राह खोज ली। उन्होंने कभी उसके बारे में नहीं सोचा। सोनम की खास सखी गीता ने जब सोनम में एक प्यारा सा बदलाव देखा तो उसे बहुत खुशी हुई। उसे इसका कारण तो पता नहीं था, परंतु उत्सुकता बहुत थी। एक दिन अवसर पाकर वह सोनम से इसका कारण पूछ ही बैठी। सोनम का मन तो अपनी और रोहित की बढ़ती नजदीकियों के किस्से सुनाने के लिए पहले से ही मचल रहा था। वह रोहित के ख्यालों में आकंठ डूबी हुई थी। उसने कुछ शर्माते कुछ मुस्कुराते हुए रोहित के साथ हुई सारी बातें और मुलाकातें गीता को सुना डाली। गीता और सोनम बचपन से एक दूसरे के बारे में जानती थी। गीता तो सोनम के घर के माहौल से भी भली भांति परिचित भी थी। वह सभी अर्थों में एक समझदार और दूरदर्शी लड़की थी। गीता को यह मालूम था कि सोनम बहुत भोली है और दुनियादारी से बेखबर है। दुनिया की चालाकियों से उसका पाला कभी पड़ा नहीं है था। यद्यपि वह सोनम के बदले हुए जीवन और खुशियों से बहुत प्रसन्न थी, परंतु वह सोनम को छल कपट से भरी दुनिया से सावधान भी करवाना चाहती थी। सोनम जब अपने और रोहित के किस्से बता रही थी, उस समय उसके चेहरे पर जो खुशी की अनोखी चमक दिखी, उसे देख गीता कुछ अधिक कहने का साहस न कर पाई। परंतु चलते चलते उसने सोनम को इतना तो कह ही दिया कि सोनम, तुम बहुत भोली हो। तुमने रोहित को लेकर इतने सपने बुन डाले हैं, परंतु उसके दिल में और उसके बारे में क्या है, कभी सोचा? तुम्हें इतनी जल्दी किसी पर तुम्हें विश्वास कर लेना क्या अनुचित नहीं लग रहा है? गीता की इस बात को सोनम ने बीच में ही काटते हुए कहा, गीता, तुम नहीं समझोगी। तुमने रोहित जैसा नम्र और समझदार लड़का पहले कभी नहीं देखा होगा। उसने अभी तक कोई बात ऐसी नहीं की है जिससे किसी लड़की का अपमान हो और आत्मस्वाभिमान आहत हो। जब गीता ने देखा कि उसकी दी हुई नसीहतें सोनम के दिल और दिमाग से ऐसे फिसल रही हैं जैसे किसी चिकने पत्ते के ऊपर से पानी की बूंदें फिसलती हैं, तब वह मौन हो गई। गीता भी युवा थी। उसे महसूस हुआ कि कहीं सोनम उसकी बातों को अन्यथा ही न ले लें। इसलिए उसने इस चर्चा को विराम दे दिया। वह दोनों रोज कॉलेज में मिलती थी, पर गीता कभी भी रोहित और उसके संबंधों का जिक्र नहीं करती थी। सोनम की रोहित से मेल मुलाकातें बढ़ती जा रही थी। उसका भय और संकोच भी धीरे धीरे खत्म हो चुका था। उसके मम्मी पापा तो शाम से पहले घर आते नहीं थे। अब वह अक्सर कॉलेज के बाद रोहित के कभी किसी पार्क में या किसी होटल में चली जाती। रोहित उसे भविष्य के सतरंगी सपने दिखाता था। रोहित कभी अपने पिता के कारोबार के बारे में बताता तो कभी अपने बंगले के बारे में जानकारी देता। सोनम मंत्र मुग्ध सी रोहित की बातें सुनती रहती। मन ही मन में वह पुलकित हो उठती थी। अपने होने वाले ससुराल की कल्पना में खो जाती। मन ही मन उसे रोहित के मम्मी पापा से भी एक जुड़ाव सा हो गया था। वह दीवा स्वप्न देखती रहती कि ससुराल में वह कैसे सबका दिल जीत लेगी, रोहित के मम्मी पापा की खूब सेवा करेगी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन रोहित ने सोनम को कहा कि कल तुम कॉलेज नहीं जाना, मैं तुम्हें अपने फार्म हाउस लेके चलूंगा। फार्म हाउस शहर से बहुत दूर था, इसलिए सोनम ने इनकार कर दिया। उसने सोचा देर होने पर घर समय पर न पहुंची तो क्या होगा। वैसे भी उसे डर लग रहा था, कहीं कोई जान पहचान वाले ने देख लिया तो क्या जवाब देगी।
उसके इनकार पर रोहित बहुत नाराज हो उठा और सोनम को भला बुरा कहने लगा कि तुम्हें मेरे ऊपर, मेरे प्यार पर विश्वास ही नहीं है। विश्वास नहीं है तो मेलजोल कैसे होगा। अब हम आज के बाद एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। वह पैर पटकते हुए गुस्से में लाल पीला होकर जाने लगा। यह देखकर सोनम का दिल बेचैन हो उठा। उसने लोक लाज त्याग करके बीच सड़क में रोहित का हाथ पकड़ लिया और उसे रोकने लगी। अब उसने तुरंत अगले ही दिन रोहित के साथ फार्म हाउस जाने की हामी भर दी। अगले दिन सोनम अपने मम्मी पापा के जाने के बाद ही रोहित के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। वह रोहित के बताए स्थान पर पहुंच गई। रोहित भी अच्छी तरह तैयार होकर कार लेकर आ गया। काफी लंबी ड्राइव के बाद दोनों फार्म हाउस जा पहुंचे। वहां दो माली, एक दो नौकरों के अलावा और कोई दिखाई नहीं दे रहा था। सोनम मन ही मन घबरा रही थी। पहले दोनों बाहर बगीचे में बिछी कुर्सियों पर बैठ गए। एक नौकर कोल्ड ड्रिंक और स्नैक्स रख गया। सोनम पहली बार किसी पुरुष के साथ इतनी दूर आई थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। रोहित ने कोल्ड ड्रिंक का गिलास सोनम को पकड़ाकर बोला, लो, यह लिम्का पी लो, थकावट दूर हो जाएगी। उसने अपने लिए बियर मंगवाई थी। यह देख सोनम को कुछ हैरानगी सी हुई। सोनम ने कोल्ड ड्रिंक पी लिया। रोहित ने सोनम को फार्म हाउस में घूमने के लिए चलने के लिए कहा। सोनम जैसे ही चलने के लिए खड़ी हुई, उसका सिर जोरों से चकराने लगा। वह गिरने लगी। पास ही खड़े रोहित ने सहारा देते हुए उसे थाम लिया और बोला, तुमने शायद सवेरे से कुछ खाया नहीं है। कुछ खाकर आराम कर लो, बाद में घूम लेंगे। वास्तव में रोहित के साथ जाने की जल्दी में सोनम एक कप चाय भी न पी पाई थी। रोहित ने पास खड़े एक नौकर को वहां बने कॉटेज का कमरा खोलने का आदेश दिया। रोहित बड़े प्यार से सोनम को पकड़ कर ले गया। कमरे में पड़े बेड पर सोनम लेट गई। रोहित ने कहा कि सोनम, मैं बाहर ही बैठा हूँ, घबराना मत, कुछ देर आराम कर लो, ठीक हो जाओगी तो पूरा फार्म हाउस दिखाऊंगा। सोनम का सिर घूम रहा था। धीरे धीरे वह अचेत होने लगी। उसके बाद पूरी तरह बेहोश हो गई। न जाने कितना समय बीत चुका था। अब सोनम के कानों में कुछ अस्फुट ध्वनियां सी सुनाई पड़ने लगी। कुछ लोगों के फुसफुसाहट भी कानों में पड़ी। ऐसे लगा कोई उसके शरीर को स्पर्श कर रहा है। उसने घबरा के आंखें खोली तो पाया रोहित उसके नग्न शरीर पर एक नौकर की सहायता से कपड़े पहनाने की कोशिश कर रहा है। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। क्रोध और क्षोभ से वह चिल्लाने लगी। रोहित ने नौकर को बाहर जाने का इशारा किया और बोला, क्या बात है, क्यों चिल्ला रही हो। रोहित के बदले हुए सुर सुन सोनम चकित रह गई। वह बोला, कोई नई बात तो नहीं है, हम दोनों युवा हैं, कभी कभी ऐसी गलती हो जाती है। सोनम ने कांपते हाथों से पूरे कपड़े पहने और बिस्तर से उतर रोहित के सामने जा खड़ी हुई। उसने रोहित का कॉलर पकड़ के उसे धक्का देते हुए कहा, बेशर्म, धोखेबाज लड़के, तुमने मुझे बहुत बड़ा दगा दिया है। यह कह वह बदहवास सी होकर दीवारों से अपना सिर फोड़ने लगी। बात बिगड़ते देख रोहित ने नया पैंतरा बदला और बोला, सोनम, मैं तो मजाक कर रहा था और तुम उसे सच समझ बैठी। अरे, तुम तो मेरी होने वाली पत्नी हो, घबराती क्यों हो। मैं तुम्हें बहुत जल्दी ही बैंड बाजे के साथ दुल्हन बना कर ले जाऊंगा। ऐसी बातें कर करके रोहित सोनम के क्रोध पर पानी डालने की कोशिश करने लगा। भोली भाली सोनम शादी की बात सुनकर बोली, रोहित, तुम मेरी कसम खाओ, आज ही अपने मम्मी पापा को हम दोनों की शादी की बात कर लोगे। इतना सब होने के बाद अब देर करना उचित नहीं होगा। रोहित ने उसे पूरी तरह आश्वस्त करके कहा, आज ही मम्मी पापा से बात करके तुम्हें फोन करता हूँ। वह सोनम को कॉलेज के बाहर उतार कर चला गया। तन मन से टूटी बिखरी सोनम घर पहुंची। मम्मी घर आ चुकी थी और किचन में व्यस्त थी। आहट सुनकर बाहर आई। सोनम का चेहरा भय और लज्जा से सफेद पड़ गया था। सरिता उसे देखकर घबरा गई और बोली, क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक नहीं लग रही है। सोनम ने मम्मी को टालते हुए कहा कि सिर में बहुत दर्द है, अब मैं जरा सोने जा रही हूँ। सरिता ने जिद करके उसे चाय पिलाई।
सोनम सोने का बहाना करके लेट गई, पर नींद उससे कोसों दूर थी। वह बेचैनी से अगली सुबह का इंतजार करने लगी। अब उसे रोहित के फोन का बेसब्री से इंतजार था। रात भर वह बेचैनी से करवट बदलती रही। देर तक जगने के कारण सोनम सवेरे देर तक सोती रही। मम्मी चाय नाश्ते के लिए बुलाने आई, पर उसने मना कर दिया। मम्मी पापा के जाते ही सोनम उठ बैठी। थोड़ा सा नाश्ता कर रोहित के फोन का इंतजार करने लगी। जब दोपहर तक कोई फोन न आया तो उसने स्वयं ही रोहित को फोन मिलाया, पर उधर से स्विच ऑफ का संदेश आ रहा था। पूरा दिन बीत गया, रोहित का कोई अता पता नहीं था। बीमारी का बहाना बना वह 2 दिन घर में ही बैठी रही। क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एकाएक याद आया कि उसने बहुत बार रोहित को कॉलेज के पास एक पान वाले की दुकान पर खड़े देखा था। वह कॉलेज तो गई, पर 2 लेक्चर अटेंड करके कॉलेज के गेट पर आ खड़ी हुई। उसे पता था कि रोहित इसी समय वहां आता था। यह स्वयं रोहित ने ही उसे बातों बातों में एक दिन बताया था। उसका अनुमान सही निकला। रोहित वहीं खड़ा बेफिक्र होकर सिगरेट पी रहा था। उसकी पीठ सोनम की ओर थी। सोनम दबे पांव जाकर वहां खड़ी हो गई। रोहित आहट सुन के पीछे पलटा तो सोनम बिना समय गंवाए बोल उठी, क्या बात है रोहित, तुम तो अपने मम्मी पापा से बात कर विवाह पक्का करने की बात कर रहे थे। अब तुम फोन स्विच ऑफ करके कैसे बैठे हो? वहां सड़क पर आसपास खड़े अन्य लोग भी उनकी बातें सुनने खड़े हो गए। रोहित का चेहरा अपमान और क्रोध से तमतमा गया। वह बहुत चालाकी से सोनम का हाथ पकड़ा और दूर एक पेड़ के पास ले आया। वहां आसपास कोई न था। वह गरज कर बोला, तुमने क्या शादी ब्याह को गुड्डा गुड़िया का खेल समझ रखा है? तुम कहोगी और मैं बारात लेकर आ जाऊंगा? अरे अभी तो मेरा कॉलेज भी पूरा नहीं हुआ, अभी सब भूल जाओ। यह सुनकर सोनम के तन बदन में आग लग गई। वह चिल्लाकर बोली, और वह सब जो तुमने फार्म हाउस में किया वह क्या था? इस पर रोहित बेशर्मी से हंसते हुए कहने लगा, तुम अपनी इच्छा से मेरे साथ वहां गई थी। जो कुछ वहां हुआ उसमें तुम्हारी इच्छा भी शामिल थी। यह कहते हुए रोहित वहां से चला गया। सोनम सकते में आ गई। क्या यह वही रोहित है जिसने उसे जीना सिखाया था, प्यार करना सिखाया था? वह गिरती पड़ती कॉलेज के अंदर चली गई। सामने ही गीता दिखाई दे गई। वो सोनम को देख हतप्रभ रह गई और बोली, सोनम क्या हो गया? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। चलो तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। बेबसी, लाचारी और घबराहट से सोनम टूट के रो पड़ी। गीता समझ गई कि कहीं गहरी चोट खाई है। ज्यादा न पूछते हुए गीता बोली कि सोनम तुम मेरे घर चलो, वहीं सब बातें करेंगे। सोनम की हिम्मत बंधी, वह गीता के साथ उसके घर चली गई। गीता की मम्मी सोनम को देख बहुत खुश हुई और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर आशीर्वाद देते हुए उसका स्वागत किया। वो उन दोनों के लिए खाना बनाने चली गई तो गीता उसे अपने कमरे में ले गई। कमरे में आते ही सोनम के धैर्य का बांध टूट गया और वह फूट फूट कर रोने लगी। गीता ने उसे चुप कराते हुए रोने का कारण पूछा तो सोनम ने अपनी बर्बादी की पूरी कहानी उसे सुना डाली। यह सारी बात सुनकर गीता स्तब्ध रह गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सोनम जैसी बुद्धिमान लड़की रोहित जैसे मक्कार लड़के के जाल में कैसे फंस गई। गीता और सोनम की दोस्ती बहुत अच्छी और पुरानी थी, इसलिए वह सोनम से बोली कि जो हुआ बहुत गलत हुआ, इसलिए मैंने तुम्हें मशवरा भी दिया था। अब बताओ आगे क्या और कैसे करना है? सोनम बोली, मैं रोहित के माता पिता से मिलकर उसके बारे में सब कुछ बताना चाहती हूँ। गीता को याद आया कि उसका चचेरा भाई भी रोहित के वाले कॉलेज में ही पढ़ता है। वह रोहित के बारे में सारी जानकारी जुटा लेगा। उसके बाद तुम रोहित के माता पिता को सब बता देना। गीता ने उसी समय अपने चचेरे भाई अमन को फोन करके रोहित के बारे में जानकारी जुटाने को कह दिया। अमन ने 2 दिन का समय मांगा। सोनम 2 दिन तक कॉलेज ही नहीं गई। वह बेकरारी से अमन और गीता का प्रतीक्षा कर रही थी। अमन आज गीता के साथ रोहित की सारी जानकारी लेकर आने वाला था। मम्मी पापा के जाते ही उसने राहत का सांस ली। 11 बजते बजते अमन और गीता दोनों आ गए।
दोनों के चेहरे गहन निराशा में डूबे हुए थे। उदासी के बादल बरसने को तैयार थे। यह देख सोनम की दिल की धड़कन रुकने लगी। उसके बाद अमन ने रोहित की जो असली कहानी सुनाई, उसे सुनकर सोनम तो लगभग मृत प्राय ही हो गई। अमन ने बताया कि रोहित एक बेहद आवारा किस्म का लड़का है। बिहार से यहाँ पर पढ़ने आया था। 3 साल से फेल हो रहा है। उसके पिता खेती बाड़ी करते हैं, अपना पेट काट काट कर इसे पढ़ाई के लिए पैसा भेजते हैं, जिसे रोहित अय्याशी में लुटाता है। कुछ अमीर घरों के बिगड़े लड़कों के साथ उसका उठना बैठना भी है। कुल मिलाकर रोहित बहुत ही चालबाज आवारा किस्म का लड़का है। अमन ने भाई होने के नाते उन दोनों को रोहित जैसे लड़कों से दूर रहने की सलाह भी दी। अमन के जाते ही सोनम को घबराहट के कारण चक्कर आने लगे। गीता ने उसे पानी पिलाकर धैर्य रखने की सलाह दी। वह जानती थी कि सोनम ऐसे चक्रव्यूह में फंस चुकी है जिससे निकलना असंभव था, परंतु वह भी लाचार थी। इस मामले में वह उसकी कोई मदद नहीं कर सकती थी। कुछ समय बाद गीता भी अपने घर जाने के लिए उठ खड़ी हुई। अब उसके पास सोनम को कहने के लिए न कोई सुझाव था और न ही कोई सांत्वना के शब्द थे। सोनम को ऐसा महसूस हो रहा था मानो रोहित की मृत्यु हो गई हो और गीता मातम मनाने उसके घर आई हुई हो। गीता के जाने के बाद मम्मी भी आ गई। सोनम को देखकर बोली, अरे सोनम, मैं नहा कर आती हूँ, तुम चाय बना कर रखना। सोनम जो मूर्तिवत बैठी थी, उठकर किचन में चली गई। अचानक उसका ध्यान उस सारे भोजन पर गया जो मम्मी सवेरे के लिए बनाकर गई थी। एकाएक उसके मन में एक विचार आया। उसने सारा भोजन एक अखबार पर रखा और भागती हुई बाहर दूर पेड़ के नीचे बैठे भिखारी के पास चली गई। उसने उसे भोजन देते हुए कहा, बाबा भोजन खा लो, आज हमने किसी का श्राद्ध कर्म किया था, इसलिए दे रही हूँ। भूखा भिखारी बड़े चाव से भोजन खाने लगा। इस तरह उसने रोहित के प्यार का श्राद्ध कर्म भी कर निष्प्राण सी घर आ गई। उसे होश नहीं था, वह स्वयं अपनी नजरों से गिर चुकी थी। दुख का भयावह अंधेरा उसे लीता जा रहा था। अब वह क्या करे, अपना दुख किसे सुनाए। मम्मी और पापा को जब उसकी कलंक गाथा का पता चलेगा तो उसका क्या हश्र करेंगे, यह सोचकर उसकी रूह कांपने लगी थी। पापा तो घर में ऐसा तूफान और तमाशा खड़ा करेंगे जिसका कभी अंत न होगा। मम्मी जो जीवन भर ही पापा से दुखी रही थी, आज उसने शेष कसर पूरी कर डाली। वह सोचने लगी, उसने भी मम्मी को सताने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। उसकी यह भूल मम्मी के प्राण ही ले लेगी। पापा तो शायद हमें घर से निकाल ही देंगे। यह सोचते सोचते सोनम की पूरी रात आंखों में गुजर गई। अगले दिन मम्मी पापा के जाने के बाद जब वह सोच में डूबी रही कि क्या करे, अब अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया। उसके दिल में बिजली सी कौंध गई। वह उठी और धीरे धीरे चलती हुई मम्मी के कमरे में जा पहुंची। उसे पता था कि मम्मी को सोने से पहले नींद की गोली सेवन करने की आदत है, उसके बिना उन्हें नींद ही नहीं आती है। मम्मी अपने पलंग के साइड टेबल में वह शीशी रखती है। सोनम ने बिना विलंब किए हथेली में बहुत सारी नींद की गोलियां ले ली और पास रखे जग में पानी लेकर एक साथ सब गटक ली। एक लंबा श्वास लेकर वह वही मम्मी के पलंग पर लेट गई। मन में एक विचार आया कि चलो, मुझे किसी तरह इन दुखों से तो निजात मिल ही जाएगी। सरिता ने घर आकर कॉल बेल बजाई। उसने देखा कि दरवाजा तो अंदर से ही बंद है। बार बार बेल बजाने पर जब दरवाजा ना खुला तो सरिता ने पर्स में रखी अपनी दूसरी चाबी से दरवाजा खोला और अंदर आ गई। उसने अंदर आकर उच्च स्वर में सोनम को पुकारा, पर बार बार पुकारने के बावजूद भी न तो कोई हलचल हुई और न कोई जवाब ही आया। वह सोनम के कमरे में देखने चली गई। सोनम का कमरा खाली था। अब वह दौड़ती हुई अपने कमरे में गई तो सोनम को अपने बिस्तर पर सोए हुए पाया। बार बार उसे हिलाने पर भी जब उसकी नींद नहीं टूटी तो उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। वह घबरा कर दिव्या के मम्मी पापा को बुलाकर ले आई। सबकी बहुत कोशिशों के बाद भी जब सोनम को होश न आया तो उन्होंने बिना विलंब किए एम्बुलेंस बुलवा ली और सोनम को अस्पताल ले आए।
डॉक्टर ने मुआयना करा के बताया कि बहुत बड़ी मात्रा में नींद की गोलियां ली गई हैं। यह तो सुसाइड केस लगता है। डॉक्टर ने इलाज रोककर पुलिस को सूचित कर दिया। दिव्या अस्पताल में सोनम का सिर अपनी गोद में लेकर एक बेंच पर बैठी रही। दिव्या के मम्मी पापा और कुछ लोगों ने जब शोर मचाया तब जाकर डॉक्टर ने इलाज शुरू किया, परंतु उसने किसी भी प्रकार का आश्वासन देने से मना कर दिया। सरिता का शरीर घबराहट से बुरी तरह कांप रहा था। सोनम के पापा को भी ऑफिस में यह सूचना मिली तो वह क्रोध से आग बबूला हुए अस्पताल में आ पहुंचे। उन्होंने आते ही सोनम और उसकी मम्मी को अपशब्दों से विभूषित करना आरंभ कर दिया। यह सुनकर सरिता की सहन शक्ति भी जवाब दे गई। उसने भी समय और जगह को न देखते हुए घनश्याम पर व्यंग बाण चलाने आरंभ कर दिए। दोनों एक दूसरे पर दोषारोपण करने लगे। बड़ी कठिनाई से दिव्या के मम्मी पापा ने उन दोनों को शांत करवाया। वहां खड़ी भीड़ को यह तो स्पष्ट हो गया कि लड़की ने अपने माता पिता के उपेक्षा और लापरवाही के चलते ही यह गलत कदम उठाया है। पुलिस भी आ पहुंची। 2 घंटे तक सोनम के माता पिता से पूछताछ होती रही। 4 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद डॉक्टरों ने सोनम के खतरे से बाहर होने की सूचना दी। गीता भी वहां आ पहुंची। उसने सोनम को रोहित द्वारा मिले विश्वासघात की पूरी कहानी सोनम के मम्मी पापा को एकांत में ले जाकर सुना दी। यह सुनकर सोनम के मम्मी पापा दोनों ही तड़प उठे। सोनम की मम्मी का रो रो कर बुरा हाल था। उसके पापा तो दीवारों से सिर पटक रहे थे। वह सोच रहे थे कि उनको बदमिजाजी, क्रोध, लापरवाही और उपेक्षा ने उनकी बेटी के जीवन को बर्बाद कर दिया। बाकी कसर रोहित ने पूरी कर दी। ऐसी परेशानी में दिव्या और गीता के परिवारों ने सरिता और घनश्याम का इस मुसीबत की घड़ी में पूरा साथ दिया। गीता ने रोहित की सारी जानकारी सोनम के मम्मी पापा को दे दी। उन्होंने पुलिस स्टेशन जाकर वहां रोहित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसके आधार पर पुलिस ने रोहित के बारे में जांच आरंभ कर दी। दिव्या और उसकी मम्मी सोनम के परिवार के लिए भोजन आदि की व्यवस्था करती रही। जब सोनम को होश आया तब उसने अपने मम्मी और पापा को अपने बेड के पास बैठे पाया। सोनम ने नफरत से मुंह फेर कर करवट बदल ली। सरिता और घनश्याम ने दोनों के हृदय बेटी की पीड़ा से विगलित हुए जा रहे थे। उस पर उसकी नफरत ने दोनों को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। 2 दिन ऐसे ही बीत गए। गीता और दिव्या जबरन सोनम को कुछ खिला पिला जाती थी, वरना वह खाने की ओर देखती तक नहीं थी। अब सोनम को अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी, परंतु सोनम ने वापस उस घर, उस सोसाइटी में जाने से इनकार कर दिया। दिव्या और गीता के मनाने पर भी वह नहीं मानी, अपनी जीत पर अड़ी रही। अंत में यही तय हुआ कि परीक्षा तक सोनम गीता के घर रहेगी। घनश्याम जी ने अपना तबादला दूसरे शहर में करवाने की अर्जी दे दी। सरिता ने भी अपने कॉलेज से स्वेच्छा से रिटायरमेंट लेकर शेष जीवन सोनम की सहेली बनकर बिताने का निर्णय ले लिया। समय बीतता गया। परीक्षा समाप्त होते ही सोनम अपने मम्मी पापा के साथ दूसरे शहर चली गई। सोनम ने विवाह करने से इनकार कर दिया। रोहित को बहुत सी धाराओं के तहत 5 साल की जेल हो गई। घनश्याम अंदर ही अंदर आत्मग्लानि से घुलने लगे। सरिता भी जवान बेटी को ऐसे जोगन सी बनी देखती तो उसका दिल छलनी छलनी हो जाता। वो सोचती, काश हम दोनों पहले ही इस बात को समझ लेते कि युवा होते बच्चों को दोस्त बनाकर रखना चाहिए। उन्हें माता पिता के रूप में हिटलर नहीं दोस्त चाहिए होता है। अपने मम्मी पापा को देख सोनम को भी बहुत दुख होता था। वह दोनों दुख और पश्चाताप में घुलते रहते और असमय ही बूढ़े होते गए थे। उसे अपनी नादानियों पर बहुत पछतावा होता था। काश वह भी मम्मी पापा से प्रतिशोध लेने की जिद न करती। यदि मैं स्वयं ही आगे बढ़कर मम्मी से अपनी समस्या कह देती तो क्या इससे इसकी हार हो जाती। मम्मी कुछ सलाह मशवरा ही देती या नाराजगी दिखा देती, इससे क्या वह कमतर हो जाती। घनश्याम तो नए स्थान पर नए परिवेश में अपनी नौकरी में व्यस्त हो गए। सोनम और उसकी मम्मी सरिता
का समय काटे नहीं करता था। सरिता एक पढ़ी लिखी महिला थी। कुछ सोचकर उन्होंने घर में ही एक कोचिंग सेंटर खोल लिया। यह देख सोनम ने भी छोटे बच्चों को निःशुल्क पढ़ाना आरंभ कर दिया। अपने साथ हुए धोखे को मद्देनजर रखकर उसने मम्मी के पास पढ़ने आने वाले युवा होते बच्चों को समाज में व्याप्त धोखे और गलत संगत से बचकर रहने के लिए समझाना आरंभ कर दिया। वह उनकी समस्याओं को भी सुलझाने में मदद करती थी। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। उसे यह तसल्ली होने लगी कि मम्मी पापा की लापरवाही और उसकी नादानियों से जो जख्म उसके दिल में लगे थे वह तो धीरे धीरे भर ही जाएंगे, परंतु वह युवा होते हुए भी बच्चों को इस प्रकार की गलती करने से रोक पाने में मददगार हो सकती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।